This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 101 दानिश अली जी. Question number 101 by Kuvar Danish Ali. Will the Minister of Communications be pleased to state A. Whether Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL and Mahanagar Telephone Nigam Limited MTNL are incurring losses since 2009-10 and if so, the details thereof. B. The cumulative losses incurred by both the PSUs separately as on date. And C. The steps proposed to be taken by the government for revival of BSNL and MTNL. Shri Ashwani Vaishnav, Minister of Communications. The answer is laid on the table. सर, मैंने BSNL के रिगार्डिंग सवाल किया था मंत्री जी से, जवाब मिला है, जिसको आजकल मतलब हम गर्व करते थे BSNL पर, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि BSNL का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा जो गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा. लेकिन सर, स्थिति जो है बहुत खराब है. हम भी जब दिशा की बैठक में रिव्यू करते हैं तो गांवों में अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है. मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने BSNL के एसेट्स का कोई मूल्यांकन किया है? नंबर 1. नंबर 2, क्या जो BBNL ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है वो कितने % हो गया है? एक जो प्रक्रिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ अराउंड 30,000 करोड़ का टेंडर जो है आप फ्लोट कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने BSNL के बारे में कुछ कमेंट किए. मेरे हिसाब से उसकी जांच करनी चाहिए और अगर असंसदीय है तो उसको एक्सपंज करनी चाहिए. पहली बात. दूसरी बात BSNL और MTNL कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी. 2004 में जब NDA सरकार ने UPA सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी. उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई, वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए. मैं आपको बताता हूं ना, 7 साल में जो किया बताता हूं. आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में BSNL को छोड़ के गए थे उस पोजीशन से आज BSNL बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में. पहली बार कई वर्षों के बाद में BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है. सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में BSNL और MTNL EBITDA पॉजिटिव हुई है. इनकी जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है. और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में BSNL MTNL के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है. सर, मैं मंत्री पूछना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है. सर, मेरा खुद NCR में, मेरा हापुड़ में जो एज एन MP कनेक्शन मिलता है वो पिछले 2.5 साल से नहीं काम कर रहा. तो आप कहाँ BSNL कहाँ काम कर रहा है, ये तो आप. सर, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है
सरकार की नीयत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टावर्स लग रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, सब ठीक ठाक करके फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को हैंडओवर कर दें, सारा का सारा जैसे एयर इंडिया की तरह, ऐसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी अंबानी को आप हैंडओवर कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जरूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है और उसी रास्ते बीएसएनएल बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 109 क्लब किया जाता है श्री मनीष तिवारी जी। Question number 109 by Shri Manish Tiwari. Will the Minister of Communications be pleased to state A. Whether BSNL and MTNL have been incurring regular losses and BSNL's losses during the last 3 financial years have been rupees 14904, 15500 and 7441 crores respectively. B. Whether the government has invited bids to sell off assets of BSNL and MTNL, and if so, the details thereof. C. Whether majority of the telecom subscriber base is controlled by 3 companies and the third largest, namely Vodafone Idea, has huge debts of around rupees 1.95 lakh crores. D. Whether the government has agreed to convert rupees 16,000 crores of interest liability to equity in a company with debt of rupees 1.95 lakh crores and the stock of which is trading at subpar in the bourses. E. The rationale behind selling assets of public sector telcos while simultaneously bailing out loss-making private sector companies. And F. The details of subscriber base of top 5 telecom companies, both as number of subscribers and as percentage of total users in the country. Shri Ashwani Vaishnav, Minister of Communications. Order is laid on the table. श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीकॉम फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन का काम किया जाता है। वहां पे स्टाफ से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। स्टाफ में जो ग्रुप डी के जो स्टाफ है उनको प्रमोशन न मिलने की वजह से रिटायर्ड वो ग्रुप डी के सेम पोस्ट पे ही रिटायर्ड हो रहे हैं और जो टेलीकॉम फैक्ट्री ऑफिसर्स है उनको एसडी के टू एजीएम जो प्रमोशन का इश्यू है वो भी पेंडिंग है। और प्रोडक्शन के बारे में कहा जाए तो पीएलबी पाइप की प्रोडक्शन की अगर उनको ऑर्डर मिलेगी तो ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ही बड़ा काम बीएसएनएल का हो सकता है। और वो जो 22 एकड़ की लैंड है टेलीकॉम फैक्ट्री की, वहाँ पे एंक्रोचमेंट भी हो रहा है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे इश्यूज है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि टेलीकॉम फैक्ट्री जैसे बीएसएनएल का रिवाइवल का आपने मॉडल बताया, वैसे टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए भी आप क्या विचार करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अवश्य प्रश्न मेन प्रश्न से अलग है, फिर भी आईटीआई के रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हाल ही में रायबरेली में आईटीआई के 3 नए यूनिट का काम चालू हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं किया, लेकिन एक दिन भी आईटीआई को लॉस ना हो इसी कारण से वहां पे काम चालू कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल वहां पे बन रहे हैं और भी 3-4 अलग अलग तरह की चीजें बन रही है। साथ ही साथ आईटीआई ने देश में 2 स्टेट्स में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम भी बहुत बड़े तरीके से किया है। श्री मणिकम टेगोर जी, श्री अरविंद सावंत जी, बीएसएनएल और अरविंद सावंत। लोकसभा अध्यक्ष जी, मेरे दिल की बात है नहीं सर, मैं पहले तो धन्यवाद भी अदा करता हूँ। एक सवाल सही है आपका कि पुरानी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कल भी यही बहस हुई, आदरणीय निर्मला जी को लगा मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसे नहीं था, ये मानता हूँ मैं। अब अपने 7 साल में आपने जो काम किया, पहला कदम ठीक उठाया, वीआरएस हुई, वीआरएस में लोग गए, लोगों को आज भी पेंशन या पैसा जो मिला वो भी मैं मानता हूँ।
उसमें कोई दो राय नहीं। अब हुआ क्या, वीआरएस के बाद में स्टाफ कम हुआ, जैसे इन्होंने अभी कहा कि इनकी लैंडलाइन मेंटेन नहीं हो रही है। सर मेरी विनती आपसे ये है कि ये रिवाइवल प्लान जो आपका चल रहा है उसमें एमटीएनएल बीएसएनएल के बारे में जो कदम उठाने चाहिए वो कदम वहां से, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसके पास जो कर्मचारी आए हैं वो ट्रेड नहीं है ना, तो उनको कुछ भी नहीं आता। अभी केबल ज्वाइन करना बड़ा अलग बात है। तो मैं दो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये दोनों के रिवाइवल के लिए। एक बीएसएनएल है कि मतलब छोटे बीएसएनएल इज इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, गांव में गया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का काम अगर आप बीएसएनएल को दे देंगे तो बीएसएनएल की ताकत बढ़ेगी, 4 पैसे भी उसके आएंगे। और लेइंग केबल हुआ है ऑलरेडी। सेम थिंग अप्लाइज टू एमटीएनएल। इफ सेम थिंग हैज बीन विल डू इट देन। कल परसों आपने डाटा सेंटर की बात की, वन ऑफ द फाइनेस्ट डाटा सेंटर्स वी आर हैविंग इन एमटीएनएल मुंबई, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट अप टू द मैक्सिमम। ये 2-3 चीजें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इधर करेंगे और मुझे विश्वास है आपके ऊपर। मैं बता रहा हूँ जिस ढंग से आप चल रहे हो ना, तो मुझे विश्वास है आपके मुंह से अगले 6 महीने के बाद में ये कहना आना चाहिए कि बोथ आर गोइंग इन प्रॉफिट। आई होप दैट टेक अ राइट स्टेप्स ऑन दैट डायरेक्शन। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो माननीय सांसद महोदय का जो सुझाव है बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जितना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बन गया है, करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास बना है, वो बीएसएनएल को सौंप देना चाहिए। मैं आपको ये जानकर ये भी बताते हुए हर्ष होता है, आज बीएसएनएल करीब हर महीने 1 लाख घरों तक फाइबर पहुंचा रहा है हर महीने, और टोटल संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। और अभी जिस तरीके से बीएसएनएल काम कर रहा है सर, अभी हमको अंदाजा है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 1 लाख की संख्या ये डबल भी हो सकती है। तो उसी रास्ते में मेहनत कर रहे हैं। और जो आपका पॉइंट एमटीएनएल का है, बहुत स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बैलेंस शीट ऐसी छोड़ के गए कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान चलाते भी मेहनत करके जाके कहीं कुछ होगा। सोगत राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको परिवर्तन के संकेत दे रहे। सर आपको कैसे आभार व्यक्त करूं कि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सर मंत्री नया मंत्री है, ये पहले ही दानिश अली, थोड़ा चुप करो मुझे। दानिश अली जी, सर मंत्री नया है, पहले आईएएस ऑफिसर थे, वाजपेयी जी को साथ काम किया, लेकिन मैजिशियन तो नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बीएसएनएल का हालत अच्छा है। हजारों सर 1 सेकंड में उनका पीड़ा आप समझिए। हजारों संख्या में बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट लेबर को छटाई हुआ और बीएसएनएल को 50% वर्कर को वीआरएस दिया गया। तो मैं मंत्री जी को अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ही काम कराती है, प्रश्न क्या है? नया कॉन्ट्रैक्ट बन के। मैं 2 छोटा सा सवाल पूछूंगा। माननीय मंत्री कृपया बताएंगे कि बीएसएनएल का ये बहुत गरीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसको लाखों करोड़ रुपया बाकी है, उसको लिए आप कुछ करेंगे कि नहीं? और दूसरा सर 1 सेकंड सर, छोटा सा, आप अगर इसको बचाने चाहते हैं तो 5G क्यों जियो को दे रहे हैं? 5G देना है, जियो को मिल जाएगा 5G, और बीएसएनएल कैसे प्रॉफिट में आएगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय हमारे बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड सांसद महोदय हैं। हम सब आपकी छत्र छाया में ही हम सब हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो आपका जो सुझाव है कि बीएसएनएल को 4G और 5G देना चाहिए, पक्की बात देना चाहिए। 4G ऑलरेडी दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें 5G के कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्विपमेंट, हैंडसेट, कंप्लीट उसकी तैयारी हो गई है। बहुत जल्दी इसकी भी प्रोग्रेस आप सबके सामने आएगी और वो भी बीएसएनएल को दिया जाएगा, पक्की बात। श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। Sir, thank you very much, Speaker sir. Sir, this is very important question number 109 and 101. That is regarding the 2 prestigious organizations of the Government of India, that is BSNL and MTNL. Yesterday also the Honorable Finance Minister during her intervention also suggested that big amount is being pumped so as to revive the MTNL and BSNL. We do agree with it.
But the problem is, we are all chairing the BSNL Advisory Committee, Telecom Advisory Committee. The regular complaint which we are received is even 4G has not been provided. In the state of Kerala, even 4G has not been provided. All other private telecom telecom operators are going for 5G. And second part, B part of my question, why this Telecom Advisory Committee chaired by the members of Parliament is not being reconstituted after 2 years of assuming the office? This is a B part of my question. माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, आप जिस साइड बैठे हो साहब, आपको इसका जवाब अपने आप होना चाहिए। जितनी परिस्थितियां जैसी खराब कंडीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए हैं, आने में समय लगता है, प्रयास बहुत ज्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में, मैंने जैसे पहले बोला, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल एमटीएनएल, सॉरी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, आफ्टर मेनी इयर्स बीएसएनएल एमटीएनएल हैज कम इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, it has become EBITDA positive after many years, sir. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen in this year. This is something on which all of us are trying. There is no magician, जैसा कि स्वागत दादा ने बोला, but हमारे नियत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। Question number 102, Ram Mohan Naidu ji. Question number 102 by Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu. Will the Minister of Railways be pleased to state A. The current estimated cost for the completion of the Kotipalli-Narsapur railway line project. B. The date when the project was started and the expected date of completion. C. The total amount of funds released by the Union Government and the Government of Andhra Pradesh separately for the construction of the Kotipalli-Narsapur railway line till date. D. Whether the state government has released its complete share of funds required for the completion of the project. And E. If so, the reasons for the delay in the completion of the said project and the steps taken by the government in this regard. Shri Rao Sahib Patil Danve, Minister of State for Railways. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए, स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बालयोगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ। और जैसे आप जानते हैं 20 साल हो गया सर ये प्रोजेक्ट चलते चलते, और अभी उत्तर में दिया हुआ है कि राज्य सरकार का जो शेयर है, क्योंकि ये कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट है, तो 360 करोड़ में से उन्होंने दिया है लगभग 2 करोड़ 70 लाख। तो राज्य सरकार की परिस्थिति अभी ऐसी है कि जो सड़कें हैं उनके गड्ढे भी अभी ठीक तरह से वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये करोड़ों की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का अगर परिस्थिति राज्य में रहता है तो रेलवे मंत्रालय से क्या सपोर्ट मिलेगा कि हम ऐसे ही रहने दें, कि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहने दें, या फिर कोई सपोर्ट अभी मिलेगा मंत्रालय से? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट जो है कोटापल्ली नरसापुर, ये आंध्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है। और साहब ने बताया कि बालयोगी साहब का ये सपना था, ये भी बात सही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना अभी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों के पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया है, इसलिए इसकी प्रगति धीमी है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। दूसरा सवाल है सर, इसलिए अब तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक राज्य सरकार पैसे नहीं दे। दूसरा इसी से थोड़ा सा संबंधित है सर, जो रेलवे जोन जो सैंक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और ये जो कोटिपल्ली नरसापुर, ये सब डिवीजन सब उसी जोन में आने हैं सर। इसको प्रपोज करके 3 साल हो गए अभी तक, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा आंध्र के लोगों के लिए कि ऑपरेशन में कब तक आएगा ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूंगा कि सरकार ने इस पे कार्यवाही ऑलरेडी शुरू कर दी है। ओएडी की नियुक्ति इस पर हुई है और बहुत ही जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। श्री मरगनी भरत जी।
Sir, thank you, sir, for the supplementary question. As the member is raising this point, I do agree with that, sir. But one point, when the government of India has to give us where is the revenue deficit, is lot of revenue deficit is there from the government of India. I request through you, sir, to revise the cost estimates, and the cost sharing has to be borne by the government of India. When the state got bifurcated unscientifically, so where are the funds from us? So I request the government of India and Railway Department to revive the cost estimates, and 100% has to be borne by the government of India. I request my TDP colleague also to support this particular issue. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, जब तेलंगाना और आंध्रा का विभाजन हुआ उस समय वो राज्य का प्रश्न है कि ये रास्ता जिस राज्य के अंतर्गत आएगा उस राज्य ने इसका जो भी लागत उसके है वो देना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी। मेरा प्रश्न बिहार से है सर। ये मूल प्रश्न उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आंध्र का है। परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी मेरे मूल प्रश्न आंध्र का है। मूल प्रश्न आ गया है तो सर आपकी कृपा होगी तो मैं पूछ लूंगा सर। मुझे याद है आप बिहार के। सर धन्यवाद सर। बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में 2007 में बिहटा से लेकर औरंगाबाद रेल लाइन का स्वीकृति मिली थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था। मैं 2007 से लेकर 2022 तक न जाने कितनी दफा हम लोगों ने प्रयास करने का काम किया। माननीय रेल मंत्री जी, पूर्व रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक गुहार लगाया। हालांकि इस बार इस योजना में मात्र 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि 50 करोड़ में वो रेलवे लाइन नहीं बिछने वाला है सर, और 122 किलोमीटर है, 4 लोकसभा उस पर प्रभावित होता है। आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा प्रश्न ये है कि बिहटा से लेकर औरंगाबाद रेल लाइन जो 122 किलोमीटर है वो कब प्रारंभ होगा, कब सपना पूरा होगा? अध्यक्ष महोदय, आगे सपने की कहने की जरूरत नहीं, बस इतना पूछता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बेहता से लेकर औरंगाबाद ये जो परियोजना है इसके लिए माननीय सदस्य ने अलग प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उनके जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि इसकी मैं जानकारी लूंगा और आपको बता दूंगा। 103 श्री ए गणेश मूर्ति। Question number 103 by Shri A. Ganeshamurthy. Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state: A. The details of investment inflows into India through foreign direct investment (FDI) during the last 5 years till date. B. The details of various sectors mainly benefited from FDI, including infrastructure sectors, in terms of investment amount and employment generated. And C. The details and share of FDI in the GDP of the country during the last 5 years. Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 103, माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of that. Honorable members. அமைச்சர் அவர்களுடைய பதிலில் எந்தெந்த ஆண்டுகளில் எவ்வளவு அந்நிய நேரடி முதலீடு தொகை வந்துள்ளது என்பது மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அவை எந்தெந்த நாட்டிலே இருந்து எவ்வளவு வந்துள்ளது, அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்காக பெருமுயற்சி எடுத்துக் கொண்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு தமிழ்நாடு அதிக முதலீடு பெறும் வகையில் என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? I missed the first part in Tamil. You said which project in Tamil? Sir, if I ask the question in English, the minister should reply in English only. But by the time I got the translation, I'm asking member you to asking repeat question what in you Tamil, said. but ministers are answering in Hindi. Only repeat. Honorable member, Honorable, please, member, repeat. Excuse me, Speaker sir. I can answer in Hindi if I desire. It is available for you in translation. No, when I am speaking in Tamil, I have a right to answer in Hindi. Repeat. Honorable member, repeat. Now, please. माननीय member, please. माननीय मंत्री जी माइक को खोल रहे थे।
उन्होंने क्वेश्चन पूछा एकदम तमिल में, उनको पता नहीं था तमिल में क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनरेबल मेंबर प्लीज रिपीट। नो अरे सर आप बैठे, आपको किसने मौका दिया? प्लीज ऑनरेबल मेंबर प्लीज 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 बैठिए। ऑनरेबल मेंबर प्लीज रिपीट। Sir, I have given notice in the notice office. Okay, okay, no problem. I allow repeat. Hello? Honorable, repeat question. Repeat. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்கிற பதிலிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு தொகை அந்நிய நாட்டு முதலீட்டு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து எவ்வளவு தொகை வந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடவில்லை. அதேபோல தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்நிய முதலீட்டிற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாடும் அதிக முயற்சி பெறும் வகையில் ஒன்றிய அரசு என்ன முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது? सर, ये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून है क्या लोकसभा में कि अगर एक भाषा में पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है ना। तो मैं हिंदी में ही दूंगा, आप उसका ट्रांसलेशन, मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें लिया। नो प्रॉब्लम। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, आई एम कंडक्ट टू केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पर लाया जाए। प्लीज एक मिनट माननीय मंत्री जी, प्लीज सर, नो आई हैव ऑलरेडी गिवन माई। आप मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप ये लगा लो, ये ठीक है। ओके, प्लीज सिट डाउन, प्लीज आंसर मंत्री जी, प्लीज आंसर मिनिस्टर, प्लीज आंसर मिनिस्टर। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए, जो सुविधाएं देने। नो ऑर्डर आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लीज एड्रेस टू चेयर, मेंबर एड्रेस टू चेयर, नो प्रॉब्लम। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी है कि भारत में अलग अलग देशों से निवेश आए। नहीं, आप लोग रास्ता में वैसे कोई किस प्रदेश से, किस देश से कितना निवेश आया ये पूछा नहीं गया, लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है कि एक देश जिस देश से निवेश आता है उसकी जानकारी चाहिए हो तो मैं उनको वो भी उपलब्ध करवा सकता हूं। तो मुझे आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी अगर निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पे एफडीआई को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और पूरे देश में ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूं जो देश हित का काम है हम सब ने करना चाहिए। और ये भी खुशी की बात है कि तमिलनाडु जो टॉप के 5 राज्य हैं जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। तो ये दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं और ज्यादा तमिलनाडु की सरकार भी प्रोत्साहन दे, अलग अलग स्कीम्स लाए, अलग अलग योजनाओं से देश विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो देश का हित होगा। बजाय के जो उद्यमी हैं, जो उद्योजक हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत स्वागत की बात है। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री। Sir, I'm responding the chairman, sir. Sir, I gave notice in the notice office that I am going to ask questions, certain supplementary questions in Tamil. But Minister don't accept it. You. Honorable member, your question answer, Minister. Please supplementary question.
Please. Supplementary, that should be, I will ask in Tamil only. That also, I will speak in Tamil only. Sir, my supplementary question, என்னுடைய துணை கேள்வி எளிதாக தொழில் தொடங்குவதில் இந்தியா 190 நாடுகளில் 51வது இடத்தில் உள்ளது. இதன் தரவரிசையை இன்னும் மேம்படுத்த வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கு ஒற்றைச்சாளர அனுமதி மற்றும் பல விண்ணப்பங்களை முழுமையாக ஒன்றிணைக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை அமைச்சரிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன். திஸ் இஸ் மை துணை கேள்வி. अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने. केंद्र सरकार ने पूरा जो कोविड का समय था इसको अवसर में बदलते हुए 2-2.5 वर्षों में एक पूरे देशव्यापी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है. उसका बीटा लॉन्च भी किया गया है कुछ महीने पहले. इसमें केंद्र की कई सारे डिपार्टमेंट, लगभग 30-32 डिपार्टमेंट का सहयोग मिला है. तो अलग अलग जो उनकी अप्रूवल्स हैं वो उस नेशनल सिंगल विंडो से होती है. साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आप को जोड़ा है और ये राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नेशनल सिंगल विंडो पे लाने में सफल हुए. जो राज्य नहीं जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है, सभी माननीय सांसदों को भी अनुरोध है, आप अपने अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वो नेशनल सिंगल विंडो में जुड़े. अगर सर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को आनंद आएगा सुन के हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है. हमने ये किया है कि एक फॉर्म लिया जिसमें बेसिक डेटा सब डाल दिया, यानी कंपनी का नाम हो, उसके डायरेक्टर्स हो, जो साधारणतः जानकारी हर सरकारी एप्लीकेशन में लगती है. एड्रेस, डायरेक्टर्स का एड्रेस, टिन नंबर, पैन नंबर, ये सब जो जानकारियां कॉमन होती हैं जो हजारों बार अलग अलग एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया है. और फिर एक एक विभाग को जो जानकारियां अतिरिक्त चाहिए वो अतिरिक्त जानकारियां अलग वो विभाग मांग सकता है, परंतु बहुत डुप्लीकेशन कम होगा. सरलता से ऑनलाइन सभी अप्रूवल्स लोगों को मिलेगी. मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनंद आता है कि हजारों की संख्या में अब कंपनियां उसमें जा रही हैं. उस वेबसाइट पे सैकड़ों एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, अप्रूवल्स भी ग्रांट होना शुरू हो गया है. अगर सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, पंचायत या कॉरपोरेशन वगैरह भी जुड़ जाएं और हम केंद्र में तो सब मिनिस्ट्रीज को जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है. नो ऑनरेबल मेंबर प्लीज सेट. असलैन मुर्शिदी जी. जनाब, जम्मू कश्मीर में 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक टूरिज्म का, एक है फूड प्रोसेसिंग का. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या फूड प्रोसेसिंग में कोई प्रयास किए गए एफडीआई के, और क्या टूरिज्म में अगर किए गए तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कितनी कमिटमेंट्स हो गई और क्या किस स्टेज पर वो पहुंच गया. बहुत अच्छा है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा. इससे रिलेटेड नहीं है पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है. लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय मनोज सिन्हा जी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे भी मिलके गए. हमने जो स्कीम जम्मू कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे इतना उत्साह जनरेट हुआ है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है इस नई स्कीम के अंतर्गत वहां निवेश करने के लिए. हमारा अनुमान था 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, फिर लगा कि देखते हुए सबका उत्साह के 48,000 करोड़ के निवेश का अनुमान बना. मनोज जी उस दिन कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि 60,000 करोड़ तक जम्मू कश्मीर में निवेश अलग अलग क्षेत्रों में आने के संकेत सामने दिखते हैं. तो जो स्कीम में फंड्स भी प्रोवाइड किए गए वो मुझे बता रहे थे अब कम पड़ेंगे, आपको बढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी. पर मुझे आनंद है बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर पे बड़े पैमाने पे निवेश आए, बड़े पैमाने में पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, अलग अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहां आए, सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर और हमारे युवा युवती जम्मू कश्मीर के
आईटी में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से भी निवेश के लिए मैं स्वयं जब श्रीनगर में था तो डीपी वर्ल्ड जो यूएई की नामी कंपनी है उसने एमओयू साइन किया जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए। हाल में एलजी साहब ने मुझे बताया कि एक और यूएई की कंपनी लगभग 5 लाख फुट का एक बड़ा वहां पे शॉपिंग के लिए मॉल बनाना चाहती है। तो देश विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू कश्मीर नंबर 104 श्री सीपी जोशी जी। Question number 104 by Shri Chandra Prakash Joshi. Will the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution be pleased to state: A. The number and capacity of warehouses constructed in the country, state-wise, including Rajasthan, during the last 3 years. B. The basis on which decision is taken to construct warehouses in any state. C. Whether there is a plan to construct new warehouses in Rajasthan in the near future. D. If so, the details thereof. And E. If not, the reasons therefor. Shri Ashwani Kumar Chaube, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जितनी सरकारी खरीदी हो रही है एमएसपी के माध्यम से, उसके भंडारण की कमी देखी जाती है और सालों लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। जिस राज्य मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से भंडारण की व्यवस्था की है और एफसीआई जो खरीदी करती है उस अनुपात में भंडारण की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये भंडारण की जो कमी है इसको कब तक पूरा किया जाएगा और किन किन राज्यों में कितने कितने भंडारण की आवश्यकता है। जहां तक माननीय सदस्य श्री गणेश जी ने प्रश्न किया है, यूं तो राजस्थान से जुड़ा विशेष प्रश्न है, फिर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताने का कहा है, तो जरूर उनको हम मिलकर बताएंगे। जहां तक उद्देश्य सरकार का जो उन्होंने कहा भंडारण के बारे में, तो भारत सरकार पूरी तरह से भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर रही है। और आपकी जानकारी के लिए कि एक 22 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में जहां तक खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता को है 2199 गोदामों को स्वामित्व वाले और किराया दोनों उसका प्रचालन करने का सरकार ने वो किया है। उसमें से कुल क्षमता 426.98 लाख टन ये कुल क्षमता है। उसके अलावा जो राज्य एजेंसियों के पास हमारे खाद्यान्न स्टॉकों के भंडारण है उसकी संख्या 365.83 लाख टन है। यानी कुल हमारे पास 792.81 लाख मैट्रिक टन की क्षमता का गोडाउन आज देश भर में है। जहां तक मध्य प्रदेश के बारे में तो मैंने पहले कह दिया, मैं उसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। पूछे जवाब देना। प्रताप राव यादव जी। उदय प्रताप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी किसानों के लिए जो 25% के ऊपर अनुदान के ऊपर जो भी गोडाउन बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो अनुदान रहता है तो 2-2 साल तक नहीं मिलता है, तो वो जल्दी किसानों को मिलने के लिए कोशिश सरकार के तरफ से की जा रही है। महोदय, जहां तक माननीय सांसद जी ने सवाल किया है कि पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ गोडाउन बनाने की 5 प्रकार की पद्धति है। जो पद्धति नहीं, आप तो प्रश्न का जवाब प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। अगर वो निश्चित रूप से वो मुझे लिख के देंगे तो हम उनका समाधान कर देंगे। उदय प्रताप जी, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब दो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भारतीय खाद्य निगम हिंदुस्तान में एमएसपी पर जो खरीदी होती है उसके भंडारण का काम करती है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का
एक उदाहरण देते हुए अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि मेरे होशंगाबाद में जो भंडारण की क्षमता है वो पर्याप्त है। नरसिंहपुर है, मंडला है, सिवनी है, वहां पर भंडारण की क्षमता कम है। तो इसके संतुलन स्थापित करने के लिए मंत्रालय क्या काम करेगी? और साथ में जो सांसदों की एक समिति बनाते हैं, परामर्शदात्री समिति प्रदेशों में बनती है, वो अगस्त 10 में आपने बनाई है, कोई मीटिंग नहीं होती, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जनप्रतिनिधियों और एफसीआई के बीच में। क्या सरकार इस संबंध में कोई अपनी तरफ से इसमें मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेगी? महोदय, माननीय उदय जी ने मध्य प्रदेश के अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया है, हम उनको जरूर बता देंगे मिल करके। जहां तक भंडारण का अंतराल का आकलन के बारे में बताया उन्होंने कि भंडारण स्टोरेज कैसे निर्माण करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए उसके जो आधार है भंडारण निर्माण के देश स्तर पर, उसमें जो हमारे खरीद करने वाले राज्य हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट है, और उसके पिछले 3 वर्षों में जो सर्वाधिक भंडारण किए गए खाद्यान्न के स्तरों के आधार पर, पहला। दूसरा कि जो उपभोग करने वाले स्टेट है यानी कंज्यूमिंग स्टेट जो है, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य इस प्रकार के कल्याणकारी स्कीम, उसमें से 4 माह का आवंटन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 6 माह का आवंटन जो भी हो उसका आकलन किया जाता है और इसका जिलावार आकलन होता है। और साथ ही जहां यह अंतर दिखता है वहां केंद्र सरकार उसके निर्माण कार्य को करते हैं या किराए पर लेते हैं। जहां तक भारतीय खाद्य भंडारण निगम का जो उन्होंने क्षमता का लगातार बताया है, उसमें से हमने उसके निगरानी करने की व्यवस्था भी रखी है। तो विशेष रूप से ये हमारा प्रावधान इस प्रकार से उसके अंतर गैप को कम करने का ये पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 105 होगा क्या होगा मंत्री जी? कुमारी जी बैठ के। Question number 105 by Ms. Diya Kumari. Will the Minister of Electronics and Information Technology be pleased to state: A. The details of the aims and objectives of the new Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021. B. Whether the identification of first originator impacts freedom of speech, and if so, the details of the safeguards employed to counter the same. And C. Whether the Information Technology Rules 2021 has increased accountability of digital media platforms, and if so, the details thereof. Shri Ashwani Vaishnav, Minister of Electronics and Information Technology. माननीय मंत्री जी, on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honourable Minister, the government has taken many steps to make social media a safe and reliable space for the citizens of India by making IT Rules 2021. Can the Honourable Minister throw some light on how the government is ensuring that social media platforms are complying with these regulations? Sir, Honourable Member has asked a very important question. Social media today is all prevalent in our life. In 2021, to make sure that social media is safe and people can trust what is written on that, a very self-regulating kind of regime was published. These were called the IT intermediary social media intermediary guidelines. Basis that, basically there are 2 things. First is institutional structure, second is the process. Institutional structure has been set by almost all the significant social media intermediaries. All of them are also following the guidelines and publishing their monthly reports. These are the reports which are available on the platforms. They can be downloaded by anybody. So I think the compliance has been good, and whatever further steps are needed to make social media accountable, the government is open to those suggestions. माननीय सदस्य। Sir, thank you so much. The Honourable Minister, of course, actually answered my second question, which is about submitting monthly reports. Are the social media companies, are they submitting it timely? If not, what is the action taken against them? The significant social media intermediaries are submitting their reports. It is uploaded directly on their platforms. श्री कल्याण बनर्जी जी। Very specific things. You see, guidelines is not having any statutory force. Guidelines is guideline.
rules is different, there is a statutory force is there. Now the question is this. Of course, the freedom of expression is there, freedom of speech is there, but the way the social media is being utilized, even the very honorable posts of prime ministers, honorable posts of the honorable chief ministers, they are making sometimes this post, this person's meme, etc., etc. Whether the government is having any thought to bring any act restricting, prohibiting, or rather regulating these types of concept, these types of thought, and this just embarrassing the persons, criticizing the persons according to their own choice, whether the government is having that concept to bring such a law and to penalize them. First, I would like to clarify that these are not guidelines, these are rules. There is a statutory backing of these rules, first of all. Second, sir, see, the name can have word guideline, but these are rules, right? So that's why I clarified, and thank you for raising that point. Sir, the point about social media, where is that balance, has to be carefully debated within a forum like this, outside this also. We have to come to some sort of consensus, because as and when governments try to increase accountability and increase regulation, the question from the civil society comes is whether we are taking away the freedom of expression. If we don't increase regulation, if we don't make the social media accountable, then the safety and trust that the citizens have on this media, that comes under a question mark. So it's a very, very fine balance that we have to strike. It's an evolving world. We all have to evolve and we have to mold according to the changes that are happening. निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, समस्या ये है कि ये इंटरमीडिएटरीज कौन है और पब्लिशर कौन है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक पता नहीं चल पाया और भारत सरकार भी इसके लिए चिंता करती है। दूसरा सवाल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने 66A आईटी रूल की जो आत्मा थी 66A उसको हटा दिया। पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, और इसके लिए महिलाओं का और बच्चों का जो है हमेशा शोषण होता रहता है, और जो कल्याण बनर्जी साहब कह रहे थे हम पॉलिटिशियन का भी होता रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं मैं कि क्या 66A के स्थान पर हम सोशल मीडिया को या इस तरह के पब्लिशर को रोकने के लिए आईटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के रूल के खिलाफ कोई कानून बनाने की व्यवस्था करने वाले हैं? यदि करने वाले हैं तो कब तक? अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय का जो सुझाव है, एक तरीके से प्रश्न नहीं है, ज्यादा सुझाव है। इस सुझाव को हम स्वागत करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल डिबेट होना चाहिए। डिटेल डिबेट होके ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 106 श्री अरुण साव जी। Question number 106 by Shri Arun Sao. Will the Minister of Railways be pleased to state A. The amount of funds allocated to Southeast Central Railway for various developmental works during the last 3 years. B. The current status of the construction of Bilaspur-Raigad 4th line. C. The time by which it is likely to be completed. And D. The number of underbridges, overbridges constructed, approved, completed and yet to be completed under the South-East Central Railway SECR during the above period. Shri Rao Sahib Patil Danve, Minister of State for Railways. माननीय मंत्री जी। सभापति को रखा। माननीय सदस्य श्री प्रज्वल रवन्ना। Sir, thank you for giving me the supplementary question, sir. I want to ask about 2 railway line projects which are still pending in Karnataka, sir. One is Mysore-Kushalnagar railway line, which was sanctioned in 2018-19. And I also want to bring into the notice that this is the only railway line which connects the district Coorg, sir. And the Coorg is being the tourist destination. We don't have one railway connectivity still about the in that district, sir. One is that. And second railway line is which I want to talk about is Ejjala Chamrajnagar line,
which was sanctioned in 1996-1997 when Sri H.D. Devegowda sir was Prime Minister at that time, which was originally sanctioned between Bangalore to Satmangala. Bangalore to Satmangala, which was temporarily suspended due to environmental clearance. So I request this railway line to be undertaken, which is Ejjala to Chamarajnagar, sir. So I would request the Honorable Minister to take up these lines and do progressive reports on this project, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, आंगला से जामनगर के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी मैं लूंगा और माननीय सदस्य को दे दूंगा। ऐसे मंत्री जी जनरल सारे डिपार्टमेंट की जानकारी रखा है। क्वेश्चन भी था विलास दक्षिण मध्य रेलवे पूरा जोन दिया हुआ था उनमें। हाँ नहीं है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Thank you, sir. In the part B of the question, this is regarding underbridges and overbridges. Sir, I'd like to bring to the notice of this government. I'll give you a small example. If you look at Daund, which is in Maharashtra, Daund is in Solapur division. It's just an example I'm taking. There are several overbridges and underbridges where the state governments have paid, but there are delays from the central government or technical issues being raised for over 4 or 5 years. So how do you look at it? And because every state, not only from my state, and I'm giving Daund only as example, I'm aware it's not a part of this, but it's an example since you have talked about RUBs and ROBs. So if this Daund as an example, if you take when the government has paid for it under technical reasons from the railway department, it is terribly delayed and locals are suffering totally. So what quick intervention will the Honorable Minister and his ministry do to help resolve this? Your GMs have been very helpful. We've had several meetings, but we've not been able to come with an amicable solution. So I urge you to look into it and find a solution. Thank you. अध्यक्ष महोदय, रेलवे में 2 प्रकार के ब्रिज होते हैं। एक ROB होता है, एक RUB होता है। ROB जो होता है वो राज्य सरकार के भागीदारी से होता है और RUB जो होता है वो केंद्र रेलवे डिपार्टमेंट करता है। अध्यक्ष महोदय, कई जगह पे ऐसा हुआ है कि ROB को सैंक्शन मिलने के बाद जो राज्य सरकार का शेयर है वो नहीं देने के कारण भी वो लेट होता है। लेकिन RUB के बारे में अगर माननीय सदस्य का कोई बोलना है तो मैं उनको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 107 Bhartari Mehtab ji. Question number 107 by Shri Bhartuhari Mehtab. Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state A. Whether the government is mulling to roll out an open network for digital commerce ONDC, an open source e-commerce platform that all online retailers can use. B. If so, the details thereof along with the time by which the said platform is likely to be launched. C. The increase in number of recognized startups in the country during the last 3 years, along with the manner in which the said ONDC would empower and nurture the new startups and also the brick and mortar stores in the country. D. Whether the government has invited suggestions from stakeholders in the ecosystem, and if so, the details thereof. And E. Whether the said suggestions have been taken into consideration before rolling out the ONDC platform, and if so, the details thereof. Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry. Statement is laid on the table of the House. Sir, government has registered ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, to democratize e-commerce and end monopolistic practice in India. My question is to find out how ONDC may benefit sellers and consumers. It is a non-profit company. I would like to understand whether you have a governing body which have control over the ONDC that has been registered since December 2021, and how much funds have been allocated and that has been utilized for the project so far. Sir, ONDC has been conceptualized as a network very similar to UPI. The idea is that over the last few years, we are observing that
very large companies have almost taken a complete stranglehold on the e-commerce business. But there are a number of our young boys and girls startups full of ideas, full of new ways of doing things. And there are a lot of small shops in local areas, the mom and pop stores or the local kirana stores, who also are a very important integral part of the ecosystem which provides retail shopping. Now these small people, the new startups, these small retailers, do not get equal opportunity to be able to engage with e-commerce, particularly given their weak financials and the strong financial muscle of the large companies. Therefore, we have conceptualized this as a network which will democratize the entire e-commerce ecosystem. It will provide opportunities for new startups also to start creating network of sellers, to provide service to local areas, increase the competition, and gradually, like Google provides support that you can, Google for any information, and you get a series of options. Same way, it'll be easy for somebody who wants to procure any product to get a lot of options. I'll give a small example, sir, for people to understand in simple way. Suppose I want to buy a pen. Today I have to go to a particular network, a particular platform, which may be owned by A company or B company or C company. And most of the current platforms are owned by large companies. And from there, the supplier chosen by that platform, their products only will be offered to me. But instead of that, once ONDC becomes operationalized, I will Google, like I would Google in ONDC as a network, I will be able to say I want to buy a pen. And then all the various platforms which offer pens will all come into that, into your screen, and you can choose where you have the best opportunity. This will provide a level playing field for the small retailers and help them also expand their business and stand up in competition, despite not having the financial muscle, but they will get an equal opportunity to provide service. This concept we've been working for about 1.5 years. We've had extensive stakeholder consultations. Basis that extensive consultation, a steering committee was formed, which comprised mainly of large technology experts who understand this subject, who are able to build up the network that is required to provide level playing field for all companies. Now we have formed a Section 8 company. We are in the process of finalizing the governance structure of that company. We have taken a very high-quality technocrat who will help us to create the back-end technology for this. He has started working on it. And I think in another few months, we'll be in a position to do a beta launch and test the system and ensure that it gives opportunity for, particularly for small retailers, to stand up in the competition against the big companies. Quality will not be compromised. I have a second question. So these are all forward-looking, because the minister is conversant relating to the network. When we talk about platform, the difference between platform and network, that needs to be explained in greater detail to the general public. So in that respect, I understand, you understand. But here I would like to understand, sir, that the ONDC initiative that you have, you said it is yet to be rolled out. It's still in the making. When it will be made fully functional, what is the timeline, and whether government has laid down any criteria and guidelines with regard to listing of products by the sellers on the said platform? This is to help the consumers in a great detail. Well, of course, as I said, we expect that in a few months' time, we'll have the basic network ready. Then, of course, it involves a lot of firewalls, a lot of technology input to ensure the sanctity of the processes,
secrecy, safety of data. It's not something very small. And just like UPI, over a period of time has matured into a world-class system, we expect ONDC also to be able to establish similar public digital infrastructure, which will open up new gateways and new opportunities for our startups and the small retailers. Obviously, when such a project is initiated, a lot of protocols will be set up, protocols with standardized operations like cataloging, inventory management, order management and order fulfillment. But ultimately, we are only going to be a network. Each individual platform will be providing the goods or service, will be ensuring the sanctity of quality, the warranties, the goods return strategy, all of that will be of the platform. The network provides an opportunity for different platforms to come on board, and then the service standards, some basic standards ONDC can set up, but the detailing will have to be of each platform individually, similar to UPI. So on UPI you have State Bank also, you have ICICI also, you have Paytm also, you have public, private, banks, other NBFCs, other payment systems. They all vie for the business. They all compete with their practices, their service. Similarly on this, everybody will get a fair chance to compete. Question number 108, Sri Dhanush M. Kumar. Question number 108 by Shri Dhanush M. Kumar, Shri C.N. Annadurai. Will the Minister of Textiles be pleased to state A. Whether there is any proposal to set up apparel and garment making centers in various parts of the country, and if so, the details thereof, along with the aims and objectives for setting up of such centers. B. The details of such centers set up and functioning in the country state-wise. C. Whether the Indian apparel markets are facing stiff competition from many Asian countries. D. If so, whether India is apparently lagging behind from its competitors, and if so, the details thereof and the reasons therefore. E. Whether the Indian apparel garment exports has been much lower as compared to its competitors. And F. If so, the steps taken by the government to strengthen its position and get higher shares of the exports in markets of America and European countries. Shri Piyush Goyal. The answer is laid on the table of the House. Honorable Member. Honorable Speaker, sir. In Tamil Nadu, there are many textile industry, and Sangarangovil is Tenkasi district is one of them. Cotton sarees and towels produced in Sangarangovil are very famous, and the products are distributed all over the country. In this context, I would like to know from the Honorable Minister the steps taken to set up export centers in Sangarangovil in Tenkasi to boost exports. Tamil Nadu has played a very important role when it comes to the promotion of textiles, and different parts of Tamil Nadu, Tenkasi, Coimbatore, all of these put together, Tirupur, all of these are contributing in a big way in the textile industry. We have set up in the past special textile parks, small parks, under a scheme called Scheme for Integrated Textile Parks, SITP. Almost 27 parks, textile parks have been completed under the scheme. 29 more parks are at different stages of implementation. And all of these parks, these small parks, help to promote the ecosystem of textiles. Learning from this experience, we have now decided to come up with a larger, a much more ambitious scheme called PM Mitra. It's a Pradhan Mantri Mega Industrial Textile Park scheme, in which we are trying to take large format, 1,000-acre textile parks, taking these parks to different states in a challenge mode. So I would urge Tamil Nadu also to come in that competition, offer large piece of land, either at no cost or at very nominal cost, offer utilities for those who set up in that park. Power could be offered for 15 years, 20 years at a low price or at a very defined concessional price. You could make the ease of doing business possible.
So various steps are possible by which we can encourage industry to come to Tamil Nadu. We'll be happy to consider any request that we receive from Tamil Nadu. These 7 parks will be chosen from amongst all the states and union territories of India based on a challenge mode. As regards Tamil Nadu, I'm happy to share that at Pallatam, at Karur, and at Komarpalayam, at 3 places, we already have completed textile parks under SITP scheme, and we have parks coming up in Perarignar, Anna Handloom Silk Park, Seema Textile Processing Center, Pallavada Textile Park, and the Great Indian Linen and Textile Infrastructure Company. 4 more SITP parks are under implementation in Tamil Nadu. प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.